आज हम बात करते हैं स्टेप काउंट या फ्रीक्वेंसी काउंट मेथड की। जब भी हम किसी एल्गोरिथम की एनालिसिस करते हैं तो एनालिसिस करने के लिए हमारे पास दो पैरामीटर्स होते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सो इन कॉम्प्लेक्सिटीज को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कुछ कुछ टेक्निक्स हैं। उसमें से एक मेथड स्टेप काउंट या फ्रीक्वेंसी काउंट मेथड है। ठीक है, ये मेथड क्या कहता है कि आपको जिस एल्गोरिथम की एनालिसिस करनी है, आप उस एल्गोरिथम की हर एक इंस्ट्रक्शन की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लें, उसका काउंट फाइंड आउट कर लें। मींस कि हर एक इंस्ट्रक्शन जो है वो कितनी बार एग्जीक्यूट हो रही है, कितनी बार वो रन हो रही है, और हर एक इंस्ट्रक्शन का जो भी काउंट आए, जितनी बार भी एग्जीक्यूट हो रखी हो, जितनी भी इंस्ट्रक्शंस आपके एल्गोरिथम में हैं, सभी का सम कर दो। तो वो जो टोटल कॉस्ट आएगी सम होकर के, दैट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ योर एल्गोरिथम। आपके एल्गोरिथम में हो सकता है कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगी जो कि एक बार एग्जीक्यूट हो रखी हो, कुछ एक ऐसी होंगी जो एक बार भी नहीं चल रही होंगी, कुछ ऐसी होंगी जो n टाइम्स तक जा रही होंगी। n इज लाइक आई कैन से नंबर ऑफ इनपुट। ठीक है, सो अब इसको कैलकुलेट करने के लिए, फ्रीक्वेंसीज को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कुछ कुछ गाइडलाइंस है। वो ये कहते हैं कि आपके एल्गोरिथम में अगर कोई भी कमेंट्स है, डिक्लेरेशन है, या ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स हैं, सो उसके लिए करस्पॉन्डिंग आप काउंट 0 कंसीडर करें, कि आप एज्यूम करके चलेंगे कि वो कोई भी काउंट या वो एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं हो रहे हैं। हमारे पास ये असाइनमेंट या फिर रिटर्न ऑपरेशन है या रिटर्न स्टेटमेंट है, उसका काउंट आप 1 ट्रीट करेंगे। और अगर आपके पास कोई भी स्टेटमेंट जो आइटरेटेड है, मींस आपके लूप के अंदर है, तो आप क्या करेंगे, जो भी वो स्टेटमेंट है उसका जो भी काउंट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय द नंबर ऑफ टाइम्स आपका लूप रन हो रहा हो। ठीक है, सो दीज आर दी 3 गाइडलाइंस। इस 4th गाइडलाइंस के बारे में हम बाद में बात करते हैं, उससे पहले कुछ एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से हमारे पास ये एक एल्गोरिथम है, हमने कुछ कुछ सिनेरियो डिस्कस किए हैं। लेट्स से लूप्स है, नेस्टेड लूप्स है, इफ देन एल्स एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस हैं। ठीक है, सो अगर मेरे पास कोई भी एक ये लूप वाला सिनेरियो है, यहाँ पर हमने एक सिंपल फॉर लूप लिया है, सो इसका हमें स्टेप काउंट फाइंड आउट करना है। तो हमें ये देखना है हर एक इंस्ट्रक्शन जो है वो कितनी बार एग्जीक्यूट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ये जो इंस्ट्रक्शन है ये कितनी बार एग्जीक्यूट होगी। ये इनिशियलाइजिंग स्टेटमेंट है, m जो है 0 से इनिशियलाइज हो रहा है, तो एक ही बार एग्जीक्यूट होगा। सो एक बार इनिशियलाइज हो गया, उसके बाद तो एग्जीक्यूट नहीं होने वाला। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट में i एक बार 0 से इनिशियलाइज होगा और वो कंडीशन चेक करेगा i इज लेस देन n तक। दैट मींस कि लूप कितने टाइम्स चलेगा, ये हमने प्रीवियस वीडियोस में भी बात की है। अगर n है तो n टाइम्स n+1 टाइम्स तक चलेगा, लूप n+1 टाइम्स तक चलेगा। बट लूप के अंदर वाली जो स्टेटमेंट है वो उससे एक कम, क्योंकि लास्ट वाली जो कंडीशन होती है फॉल्स कंडीशन वाली होती है ना। देखो जरा इसको बता देते हैं। इनिशियली जब लेट्स से n इज 10, n is some input number and this is 10, मैं i इनिशियली 0 लेता हूं। ठीक है, सो i अगर 0 है तो 0 is less than 10, तो कंडीशन ट्रू हुई तो ये स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट हो ही चुकी है ऑब्वियसली फॉर लूप वाली। साथ में इसके नीचे वाली जो ये भी, क्योंकि कंडीशन ट्रू हुई है तो ये भी एग्जीक्यूट होगी। नेक्स्ट टाइम जब i आप, ये 0 वाले सिनेरियो के लिए है, नेक्स्ट टाइम i आपका कितना हो जाएगा 1। जब i 1 हो जाएगा, क्योंकि इंक्रीमेंट होगा ना, i 1 हो जाएगा तो ये n से अभी भी कम है, 1 इज लेस देन 10, सो ये 1 के लिए फॉर लूप चलेगा, नीचे वाली स्टेटमेंट भी चलेगी। ये अपडेट होते 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 9 पहुंचेगी, जैसे ही 9 पहुंचेगी 9 पे भी कंडीशन ट्रू है क्योंकि 9 इज लेस देन 10, तो ये फॉर लूप वाली स्टेटमेंट भी चली और ये नीचे वाली भी चलेगी। बट जैसे ही 10 हुआ, जैसे i की वैल्यू आपकी 10 हुई, अब क्योंकि इंक्रीमेंट हुआ था ना, i 10 होगा, 10 इज लेस देन 10, कंडीशन इज फॉल्स। ये लूप तो चला, यहाँ पे आके उसने कंपेयर तो किया, चेक तो किया, तो ये स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट हुई है फॉर लूप वाली। बट अब क्योंकि कंडीशन फॉल्स होगी तो ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, सो मेरे पास ये फॉर लूप कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ, 0 से लेकर 10 तक। 10 क्या था, n, दैट मींस 0 भी इंक्लूड होगा तो 10+1 दैट इज 11, दैट मींस n+1। सो ये स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट होगी, n+1 टाइम्स। ये स्टेटमेंट एक कम, ये हमने देखा ना यहाँ पर एक कम, दैट इज n। ये रिटर्न स्टेटमेंट है, ये केवल इसका काउंट कितना है 1, ये हमें एज पर द गाइडलाइंस है। सो इसका टोटल काउंट कितना रहा, टोटल काउंट इज 1 2 3, दिस इज 2n+3। सो टोटल कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज 2n+3 इन दिस सिनेरियो। ठीक है, ये जो बात हो रही थी, ये बात हो रही थी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। अब इसके स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के टर्म्स में बात करते हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि हम ये देखते हैं कि हमारे पास जितने भी वेरिएबल्स हैं जो हमें ये सेव कराने हैं, तो हमारे पास जो मेमोरी है वो हमारे पास दो तरह की होती है, वन इज बाइट एड्रेसेबल, सेकंड इज वर्ड एड्रेसेबल। तो हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि ये जो हमारे पास सिनेरियो है, इसको जिसको हमें स्टोर कराना है, वो 1 वर्ड कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, सो ये यहाँ पर कहा जा रहा है, इसके लिए हमें कितना स्पेस सफिशिएंट है, 1 वर्ड। ठीक है, सो दिस वन इज 1 word, so m is taking 1 word।
ठीक है, यहाँ पर एम ही है और तो कुछ है नहीं। तो आप चाहे तो बाइट्स के टर्म्स में ले सकते हैं। सो इट डिपेंड्स कि आप कौन सा कंपाइलर आपने लिया हुआ है या फिर उसमें कितने नंबर ऑफ बाइट्स कंज्यूम हो रहे हैं किसी भी सिनेरियो के लिए। यहाँ पर हम इसको थोड़ा बेसिक लेके चल रहे हैं क्योंकि हमें केवल इसका कंपैरिजन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने नंबर ऑफ वर्ड्स लिए 1 वर्ड हम इसको लिख लेते हैं 1 वर्ड। नेक्स्ट आइटरेशन में, नेक्स्ट स्टेटमेंट में यहाँ पर क्या क्या चाहिए हमें, आई भी चाहिए, एन भी चाहिए और तो हमें कुछ नहीं चाहिए। सो आई विल बी टेकिंग 1 वर्ड, एन विल बी टेकिंग 1 वर्ड। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में एम और आई ऑलरेडी मेरे पास है, एक वर्ड ऑलरेडी कंज्यूम कर रखा है इसने, एक वर्ड इसने भी कंज्यूम कर रखा है, ऑलरेडी है मेरे पास। यहाँ पर एम इनकी तो रिक्वायरमेंट नहीं है, एम ऑलरेडी है मेरे पास। सो टोटल कितना रहा 3। सो टोटल कॉस्ट यहाँ पर, टोटल कॉस्ट दिस इन टर्म्स ऑफ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज, सो टोटल कॉस्ट इज 3। ठीक है, चलें जरा नेक्स्ट सिनेरियो में देखें जरा। यहाँ पर ये स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट होगी, अभी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहे हैं, दे एक बार। ये लूप हमेशा एक टर्म एक्स्ट्रा जाता है, दैट मींस n प्लस, अगर ये n है तो इट विल बी गोइंग टू n प्लस 1, दिस इज आल्सो गोइंग टू n प्लस 1। यहाँ पर ये वाली इंस्ट्रक्शन कितनी बार एग्जीक्यूट होगी, दिस इज अ लिटिल लॉजिक हियर। यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन कब, पहले इनिशियली i 0 रहा होगा, i जब 0 है हमारे पास, ये अभी i की वैल्यू है, ये i की वैल्यू है, तो i 0 है, लेट्स से n इज 10, ठीक है। सो जब i 0 है तो मेरे पास j कितना रहा, j भी 0 आया इनिशियली, तो j कितना चल रहा है अभी 0, j 0 है वो अंदर आया, कंडीशन ट्रू रही, ये स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट हुई, ये 0 पे एग्जीक्यूट हुई। फिर से नेक्स्ट टाइम j अपडेट हो गया, j हो गया 1, फिर से कंडीशन ट्रू हो गई क्योंकि 1 इज लेस देन 10, ये कंडीशन फिर से एग्जीक्यूट हो गई। नेक्स्ट टाइम j फिर से इंक्रीमेंट हुआ, तो ये इंक्रीमेंट होते होते कहां तक जाएगा, 9 तक, लेट्स से वो 9 तक गया। फिर से जब 9 था, 9 इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू हुई, ये फिर से एग्जीक्यूट हुई। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम जब j इंक्रीमेंट होकर के आया, j कितना हो गया 10, अब j 10 है, 10 इज लेस देन 10, कंडीशन इज फॉल्स, अब ये अंदर वाला नहीं चलेगा, 10 पे वो नहीं चलेगा। ठीक है, तो फॉर i इक्वल टू 0 कितनी बार चला, 0 से लेकर 9 तक, दैट मीन्स 10 टाइम्स, n कितना है आपका 10। सो फॉर i इक्वल टू 0 वो n टाइम चला, फॉर i जब 1 हो जाएगा उसके लिए भी वो n टाइम चलेगा, i 2 हो जाएगा उसके लिए भी n टाइम चलेगा, जाते जाते जब i 9 रहेगा उसके लिए भी वो n टाइम्स चलेगा। जब i 10 हो जाएगा वहां तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, यहां तक तो पहुंचेगा ही नहीं, वो बाहर आ जाएगा। दैट मीन्स i की कितनी वैल्यू है 10, हर एक वैल्यू के लिए वो कितनी बार चल रहा है n, 10 मीन्स i की कितनी वैल्यू है 10, 10 मीन्स n, क्योंकि n की वैल्यू हम 10 एज्यूम की हुई है, n की वैल्यू 10 एज्यूम की है। सो n स्टेटमेंट n टाइम्स चल रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज व्हाट n डॉट n और n क्रॉस n, ये कितनी बार चल रही है, एक बार। सो टोटल कॉस्ट इसकी कितनी आ जाएगी, दिस विल बी n स्क्वायर प्लस 2n प्लस सॉरी 3n, यस ओनली 2n प्लस 4, 1 2 3 4 प्लस 4। ठीक है, चलिए जरा इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। यहाँ पर इस m के लिए मुझे 1 वर्ड चाहिए, m के लिए 1 वर्ड चाहिए, मुझे यहाँ i के लिए 1 वर्ड चाहिए, n के लिए 1 वर्ड चाहिए, और तो मुझे किसी के लिए नहीं चाहिए। यहाँ पर मुझे j के लिए 1 वर्ड चाहिए, n ऑलरेडी मेरे पास है और m भी मेरे पास ऑलरेडी है, सो नथिंग एल्स, सो दिस इज 4 ओनली। सो क्योंकि यहाँ पर एरे नहीं है, अगर एरे होती ना तो एरे का जो भी साइज होता, अगर एरे का साइज n होता तो n वर्ड्स मुझे चाहिए होते, क्योंकि एरे के हर एक एलिमेंट के लिए एक वर्ड कंज्यूम होता। अब क्योंकि एरे हमने ली नहीं है, लेट्स से चलो यहाँ पर एरे भी ले लेते हैं, सो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसकी वर्किंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेट्स से हमारे पास कोई एक एरे भी थी, सो लेट्स से a ऑफ, दिस इज समथिंग a ऑफ j। ठीक है, अब जरा यहाँ जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हमने चेंज किया है। अब इस वाले स्टेटमेंट में m भी चाहिए हमें और ये एरे भी चाहिए, एरे भी तो हमारे पास होगी ना, और एरे है j कितना है n, दैट मींस कितना n टाइम्स n वर्ड्स। सो दिस a array will be consuming n words, so total cost will become here n plus 1 2 3 4, n plus 4। ठीक है, चलें जरा इसमें आए। अब ये इफ देन एल्स वाला, देखो ये नेस्टेड लूप था, लूप के अंदर लूप, यहाँ पर ये इफ देन एल्स वाला सिनेरियो है। यहाँ पर दिस इज 1, ये स्टेटमेंट कितनी बार जारी है, इफ वाली कुछ कांस्टेंट टाइम लिया, मैं एज्यूम कर लेता हूँ, लेट्स से दिस इज टेकिंग सम टाइम एज 1, कंडीशन ट्रू होगा वो चेक करेगा। यहाँ पर ये स्टेटमेंट कितनी बार जारी है, ये कोई भी एक स्टेटमेंट, अब क्योंकि यहाँ पे कोई आइटरेशन वगैरह तो मेंशन नहीं है, मैं सिंपली मान लेता हूँ यहाँ पर कुछ भी एक स्टेटमेंट होगी जिसका काउंट 1 है।
ठीक है। एल्स में गए हम, यहाँ पर ये लूप है, लूप कितनी बार जाएगा, n+1 टाइम, जो हमने अभी देखा है। ये कितनी बार चलेगी, n टाइम्स, ठीक है। अब जब भी इफ देन एल्स का सिनेरियो है तो उसमें जो हम टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे, टोटल कॉस्ट ऐसे देखेंगे हम इसकी, देखो इफ देन एल्स ये सिनेरियो ही तो है, यहां से यहां तक, इससे बाहर ऊपर हो या नीचे वो तो ऐड होना ही होना है। इससे ऊपर क्या है, 1, इसके नीचे कुछ है, कुछ भी नहीं है, कोई काउंट नहीं है, क्योंकि ये तो ब्रैकेट्स है, ब्रैकेट्स का कोई काउंट हमें कंसीडर करना नहीं है एज पर द सिनेरियो, एज पर द गाइडलाइंस हियर, ठीक है। बाकी क्या बचा, बाकी जो ये इफ और एल्स का सिनेरियो है, ये इफ और एल्स में से जिसका काउंट मैक्सिमम होगा हम उसको कंसीडर करेंगे। यहां पर काउंट क्या है, 2, यहां पर काउंट क्या है, n+1 प्लस n, 2n+1, सो ग्रेटर किसका हुआ, 2n+1। सो अगर n, और ये हम तब मान के जब n की वैल्यू थोड़ी सी बड़ी है, ठीक है। तो यहां पर देख क्या हो जाएगा, दिस इज 2n+1 और +1, सो +1 इज 2, सो हम इसको लिख सकते हैं 2 ओनली, ठीक है। इसका स्पेस काउंट देखते हैं, यहां पर मुझे m के लिए 1 वर्ड चाहिए, यहां पर मुझे m के लिए, यहाँ अगर कुछ होता तब की तब बात थी, बट अभी कुछ है नहीं है, तो अभी हम अज्यूम कर रहे हैं कि लेट्स से ट्रू एक कोई भी एक वैल्यू होगी हमारे पास, ट्रू और लाइक आई कैन से बूलियन वैल्यूज, सो इसके लिए भी हमें कुछ एक काउंट लेना पड़ेगा। लेट्स से दिस इज 1 अगेन 1, यहाँ पर स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं हो रहा है, सो हम कुछ नहीं लेते हैं, हम यहाँ पर i के लिए 1 काउंट जा रहा है और इसके लिए n के लिए भी 1 काउंट जा रहा है, n के लिए भी 1 काउंट जा रहा है, सो दिस इज n एंड m के लिए भी 1 काउंट जा रहा है, ठीक है। अब स्पेस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए तो हमें कुछ है ही नहीं क्योंकि ये कंडीशन ट्रू ही नहीं हो रही है, जब वो एल्स में जा रहा है तो हमें क्या करना है, इसका सिनेरियो कंसीडर करना है केवल, ठीक है, इफ के साथ वाला। दैट मींस वी विल बी टेकिंग एज दिस ओनली। ओ m तो मेरे पास ऑलरेडी था और वो आउट ऑफ बॉक्स था, सो ये तो मेरे पास ऑलरेडी है, सो दिस इज 1+2, ओनली दीज टू आर कंसीडर्ड, ओके, ठीक है। सो दिस इज 3। चलिए जरा नेक्स्ट टाइम, ये हाँ जी ये अच्छा है, लॉगरिथमिक फंक्शन। यहाँ पर i का एक लूप चला हुआ है जो कि 1 से n तक जा रहा है, तो ये लूप कितनी बार चल रहा है, ये लूप कितनी बार चल रहा है, i की वैल्यू इनिशियली क्या रही होगी, i की वैल्यू इनिशियली 1 रही होगी, नेक्स्ट टाइम i की वैल्यू ट्वाइस हो गई, 2 into i, नेक्स्ट टाइम i की वैल्यू 3 हो गई, सॉरी नॉट 3, ट्वाइस ऑफ 2 दैट इज 4, नेक्स्ट टाइम i की वैल्यू 8 हो गई, ट्वाइस ऑफ 4, नेक्स्ट टाइम i की वैल्यू 16 हो गई, सो ये दिस वाज 2 raised to the power 0, दिस इज 2 raised to the power 1, दिस इज 2 raised to the power 2, 2 raised to the power 3, ये 8 क्या है, 2 raised to the 3 तो है, इधर 16 क्या है, 2 raised to the 4 है। तो वो n तक कब पहुंचेगा, जब वो n की वैल्यू रही होगी, तो मैं एज्यूम करके चलता हूं कि 2 raised to the power k में कुछ रहा होगा, ठीक है। these are equal, so n equal to 2 raised to the power k, अगर मैं n equal to 2 raised to the power k लेता हूं, यहां से log taking log on both side, this is log n and this is log of 2 raised to the power k, या yes 2 raised to the power k, ये k कहाँ जाएगा, आगे आ जाएगा, so this will be like I can say this is log n, so log n k log 2, यहां से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k will become log base 2n, ठीक है। सो दैट मीन्स आफ्टर टेकिंग log n टाइम्स, log n steps, it will be taking log 2n या log n steps, okay, so this loop will be going to log n+1, क्योंकि एक फॉल्स वाला कंडीशन भी तो हमें कंसीडर करके चलना पड़ेगा, एंड बट दिस वन विल बी गोइंग फॉर log n टाइम्स ओनली, सो टोटल कॉस्ट इज 2 of log n+1, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर स्पेस में हमारे पास क्या क्या चाहिए होगा, यहाँ पर i के लिए 1 वर्ड चाहिए, a के n के लिए 1 वर्ड चाहिए, यही चाहिए ना हमें चाहिए i के लिए 1 वर्ड चाहिए, क्योंकि इस वाली इंस्ट्रक्शन में i के लिए 1 वर्ड चाहिए और n के लिए 1 वर्ड चाहिए, सो टोटल कितना रहा, और तो कुछ हमें चाहिए ही नहीं, सो टोटल ओनली 2, ठीक है। सो दिस इज व्हाट अबाउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थ्रू द फ्रीक्वेंसी काउंट मेथड। अब इसमें एक लॉजिक और है, उसमें यही कहते हैं कि आपको ये जो आप स्टेप काउंट मेंशन करते हैं, आपको एज ए फंक्शन ऑफ इनपुट साइज मेंशन करना है, इनपुट साइज इज n, नंबर ऑफ इनपुट्स। तो हम कोई भी एक फंक्शन होता है, लेट्स से f है, ये क्या है, दिस इज समथिंग लाइक ए फंक्शन f इन टर्म्स ऑफ n, नंबर ऑफ इनपुट इन टर्म्स ऑफ n। अब यहां पर हमें इनपुट साइज क्या है, n, इनपुट साइज इज n, उसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन रिप्रेजेंट करना है, दैट मींस अगर मुझे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए तो मैं उसको tn रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ए फंक्शन इन टर्म्स ऑफ n, और इसको हम हमेशा वी ओनली कंसीडर हायर ऑर्डर एक्सपोनेंट्स,
इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से हटा देता हूँ। यहाँ पर ये जो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आया था 2n+3, इसमें से हायर ऑर्डर डिग्री टर्म कौन सा है, हायर ऑर्डर एक्सपोनेंट टर्म कौन सा है? यहाँ पर दिस इज 2n की पावर क्या है 1, 3, क्या मैं हम ये कह सकते हैं यहाँ पर n रेज़ टू द पावर 0 है, बिकॉज एनीथिंग रेज़ टू द पावर 0 इज 1, सो व्हिच वन इज हायर, n की पावर 1 इज हायर। तो आप हमेशा इसी एक्सपोनेंट को कंसीडर करेंगे और इसका कोफिशिएंट आप इग्नोर कर देंगे और आप इसको लिख देंगे ऑर्डर ऑफ n। ये ऑर्डर ऑफ हमें अभी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे ऑर्डर क्यों लिखते हैं, लेकिन हम ये हायर डिग्री लिखते हैं। हायर डिग्री देखो, हम ये हायर डिग्री क्यों लिखते हैं, देखो दिस इज समथिंग लाइक ये 2n+3 था, सॉरी ये यहाँ पर 2n+3 था, 2n+3 था, इसको हमने केवल n लिखा, n ही तो लिखा। ऐसा क्यों? हम यहाँ पर n की एक बहुत बड़ी वैल्यू के लिए बात करते हैं। लेट्स से n इज 1 लाख, n इज 1 लाख, ठीक है। सो 1 into 2, 2 लाख प्लस 3, सो दिस इज 2 लाख प्लस 3, ठीक है। अब अगर कोई आपसे कहता है लाइक कि आपकी सैलरी जो है वो 2 लाख रुपए 3 रुपए है, 2 लाख 3 रुपए, ठीक है, 3,000 या 300 नहीं, 2 लाख 3 रुपए ओनली। अब कोई भी रिश्तेदार या कोई भी आपके घर वाले आपसे पूछते हैं कोई सैलरी क्या है, आप एग्जैक्ट बताते हैं कि हाँ 2 लाख 3 रुपीज, आप क्या कहेंगे 2 लाख अराउंड है, 2 लाख है, ठीक है। और आपने 3 क्यों नहीं बताया, बिकॉज हार्डली मेक्स एनी इशू और इफेक्ट, सो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, दैट्स व्हाई यू आर मेंशनिंग लाइक दिस वन, ठीक है। लेट्स से आपने कार खरीदी है और एक साथ में बाइक भी खरीदी है, बाइक नहीं, लेट्स से आपने साइकिल खरीदी है, ठीक है। आपने कार खरीदी है 15 लाख रुपए की, आपने साइकिल खरीदी है लेट्स से 1000 रुपीज की, या फिर ले चलो 5000 रुपीज की। आपका दोस्त पूछता है क्या खरीद लिया भाई, आप क्या बोलोगे, एक कार खरीदी है मैंने 15 लाख रुपए, आपने साइकिल क्यों नहीं मेंशन की? क्योंकि उससे इतना इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, उसकी कॉस्ट है वो कंपैरेटिवली बहुत कम है, इग्नोरेबल है, ठीक है। सो इसीलिए हम हमेशा केवल हायर ऑर्डर डिग्री टर्म लेते हैं। सो दिस इज द सिनेरियो एंड सेम हम इसके केस में भी लेंगे। स्पेस है, सो दिस इज Sn, क्या हो जाएगा, क्योंकि 3 है और 3 क्या है, एक कांस्टेंट है, 3 हो 10 हो 100 हो 10,000 हो इवन, दैट इज कांस्टेंट टर्म, ठीक है। कांस्टेंट के लिए आप हमेशा ऑर्डर ऑफ 1 लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ 1, ठीक है। सो ये ऑर्डर क्यों लिखते हैं इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बाकी इसके लिए कांस्टेंट के लिए 1 लिखेंगे और यहां से हायर डिग्री टर्म हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। चलिए जरा यहां पर आइए, जरा अगेन यहां पर क्या है, इसमें हायर डिग्री टर्म क्या है, n², ठीक है। सो Tn = n², यहां पर Sn विल बी कौन सी हायर डिग्री टर्म, इसकी 1 है यहां पर n⁻0, सो दिस इज ओनली ऑर्डर ऑफ n, दिस इज ऑर्डर ऑफ n। यहां पर आए जरा, इसके केस में Tn कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ n ओनली, यहां पर कांस्टेंट है, सो Sn = ऑर्डर ऑफ 1 ओनली, ऐसा हम एज्यूम करके चलते हैं, ठीक है। चलो यहां पर क्या आ जाएगा, दिस विल बी 2 of log n plus 1, so higher degree term is log n, so it will be Tn = log n and this is constant again. So likewise we can find out the complexities। और ये जो हमने एनालिसिस की है, जो कॉम्प्लेक्सिटी हमने फाइंड आउट की है, ये कहां पर की है, आई मीन किस स्टेप में, क्या है हमने आफ्टर एग्जीक्यूशन किया है, क्या हमें एग्जैक्ट टाइम मिल रहा है कि कितने मिली सेकंड में, कितने नैनो सेकंड में हमारा एल्गोरिथम एग्जीक्यूट हो जाएगा, नहीं, ये कहां हो रहा है, बिफोर एग्जीक्यूशन, इट्स ए प्रायोरी एनालिसिस, इट्स नॉट ए पोस्टीरियर एनालिसिस, इट्स ए प्रायोरी एनालिसिस, ओके। वेल वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, थैंक यू।